नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मोदी सरकार ने विपक्षी गठबंधन INDIA के अविश्वास प्रस्ताव पर अपना दांव दिया। अविश्वास प्रस्ताव नाकाम हो गया। वो होना ही था, हम सब जानते थे। इसी वजह से एक कार्यक्रम यहां पर किया गया था कि मकसद नरेंद्र मोदी को हराना नहीं था। विपक्ष जानती है, नंबर तो है नहीं हमारे पास, 366 पर NDA बैठी है। मकसद ये था कि मणिपुर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को संसद में लाया जाए और प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएं ताकि वो मणिपुर पर बोले, क्योंकि विपक्ष का कहना था उसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे थे। तो वो हार के जीतते, और हम जानते हैं 93 की फिल्म हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो विपक्ष बाजीगर बनना चाहता। जब ये चर्चा हुई तो इसके जवाब में 2 घंटा 13 मिनट लंबा भाषण दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह की तर्ज पर तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस सरकारों के दौर को गिनाते हुए और बताते हुए कोशिश की कि उस दौर में भी बात हो जो उस समय गड़बड़ हुआ था, तो देश उनके हिसाब से आज तक झेल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने लंबे भाषण में 1 घंटा 40 मिनट बाद मणिपुर पर बोलना शुरू किया और राज्य की जनता को विश्वास दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है और मणिपुर को राहत देने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने जब मणिपुर पर बोलना शुरू किया तो उससे पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट तक उन्होंने वेट किया। फिर वो मणिपुर चिल्लाने लगे और उसके बाद वॉकआउट करके चले गए। और जैसे ही वॉकआउट करके गए तो प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा जिक्र मणिपुर का किया। प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जो ध्वनिमत से पास हो गया। हम जानते हैं, आंकड़े तो हमें पता ही थे कि क्या होंगे। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर लोकसभा में मिसकंडक्ट यानी कि अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया गया। उनका मामला लोकसभा की प्रिंसिपल कमेटी यानी कि विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। मोदी सरकार के बीते 9 साल के कार्यकाल में ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था जो नाकाम हो गया। इससे पहले मोदी सरकार के पहले दौर में 20 जुलाई 2018 को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो 126 के मुकाबले 325 वोटों से नाकाम हो गया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि पूरा देश मणिपुर के साथ है। मणिपुर का क्योंकि बाद में जिक्र किया, वो कहते हैं मणिपुर में शांति का सूरज फिर उगेगा और राज्य विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। अब प्रधानमंत्री ने भारत माता को लेकर राहुल गांधी के बयान पर एक तंज भी कसा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं,
कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। मैं हैरान हूं, और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका पीड़ादायक दिवस आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? अब विपक्ष ने कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर उन्हें इंसाफ नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री बहुत देर से बोले और बहुत कम बोले। प्रधानमंत्री जी आज भी मणिपुर के मुद्दे पे नीरव रह गए। तो नीरव रहने के चलते मैंने सोचा कि नया नीरव मोदी को देखने में क्या फायदा, क्योंकि मोदी जी नीरव रहते हैं, तो इसलिए इनके बात सुनने में क्या फायदा होगी, क्या जरूरत क्या है, क्योंकि उनकी दरबारियों ने सारे बात कर चुके हैं। मोदी जी जिस बातों को दोहराते हैं उनकी दरबारियों ने सारे कुछ कर चुके हैं। घमंडिया कौन किसका घमंडिया खुद देख लो। आ रहे मजबूरन आज आने पड़े, क्योंकि हम धक्का मार के उनको लाए, खींच के लाए। मैं तो सुबह ही कहे कि आपको खींच कर लाए गए, सदन में आपको आने नहीं चाहते थे, हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के दौरान खींच के लाए। लगभग 90 दिनों के करीब गुजरता हुआ मणिपुर में हिंसा को स्वयं नियंत्रण करने के लिए वो एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया? और तीसरी बात ये थी कि मणिपुर पर 80 दिन तक मौन क्यों, चुप्पी क्यों, शांति की कामना क्यों नहीं कर रहे? 2 घंटे से ये चर्चा चल रहा है। इस 2 घंटे में हमें ये मणिपुर का इंसाफ नजर नहीं आया। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का ही फ्लोर टेस्ट बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को खुद ही एक मौका दे दिया है और हर बार ऐसा मौका उनकी सरकार के लिए शुभ साबित होता है। भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है।
सबको प्रधानमंत्री बनना है। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। अब ये आपने सुना, प्रधानमंत्री जो हैं वो क्रिकेट की पिच के बारे में बात कर रहे हैं, फील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद चौके छक्के की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात कर रहे हैं, गेंदबाजी, विपक्ष की पूरी गेंदबाजी और फील्डिंग जो है वो मणिपुर पर केंद्रित थी। ये तो हम जानते ही हैं, हार के जीतने की योजना थी, बाजीगर थे वो। कि प्रधानमंत्री को, अपने अधीर रंजन चौधरी को भी सुना कि हम तो चाहते हैं कि वो बस आए, जीत हारेंगे तो हम हैं ही, हमें मालूम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरे देश के वर्तमान और इतिहास को ही मैदान बना दिया। आइए एक एक करके समझते हैं कि विपक्ष ने कैसे रणनीति बनाई सरकार को घेरने की। यह पहले आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली रणनीति ये थी, और आपको स्क्रीन पर जरा दिखाएं कि किस तरीके से ये, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्रिकेट की बात की, तो एक क्रिकेट की ये पिच बना दिया जिसमें विपक्ष की गेंद थी और मोदी के उस पर किस तरीके से शॉट लगे। सबसे पहली बात हम आपको यह बता दें कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने, आप जानते हैं, पूरा उनका जो फोकस था वो मणिपुर पर था। उनका कहना था बीजेपी में मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा। प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर नहीं गए। प्रधानमंत्री मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते। हिंसा रोकने को सेना भेज सकते थे, लेकिन भेजेंगे नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये उनका डायरेक्ट अटैक था। हरियाणा से मणिपुर तक देश भर में आग फैलाई है, ये उन्होंने बोला। अच्छा, इसके अलावा वो भारत जोड़ो यात्रा पर भी बोले। भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने ये बोला कि वो अभी पूरी नहीं हुई है। देश को समझने के लिए ये यात्रा की। जिस देश को प्यार करता हूं उसे समझने की कोशिश की है, और देश के लिए मरने को भी तैयार हूं। भारत एक आवाज है। तो ये एक पिच थी, पिच तैयार की, फील्डिंग लगाई विपक्ष ने। वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, वो चाहते थे, मकसद उनका जीतना नहीं था। वो जानते थे कि संख्या बल में वो हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, लेकिन उनका मकसद था प्रधानमंत्री को मणिपुर पे घेरने की। अब क्योंकि यह अविश्वास प्रस्ताव, आप देखिए, फील्डिंग मणिपुर के लिए, लेकिन मोशन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। संख्या बल 366 एमपी। तो क्योंकि अनुपात में समय तय होता है, तो उस अनुपात में केंद्र सरकार को और सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समय मिला अनुपात में। और क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी एक मुद्दे पर बात करें। विपक्ष भले ही चाहता हो मणिपुर पे, तो वहां नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और बीजेपी के नेताओं ने इसको 2024 का चुनावी मैदान बना दिया। और फिर वो जिक्र करने लगे कि हमने तो चौके छक्के लगा रहे, आएंगे मणिपुर पे वापस। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। वो कहते हैं कि ये हमारी नहीं, ये विपक्ष का फ्लोर टेस्ट। अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है। एनडीए बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2024 की आप देखिए, ये पिच जो है, भले ही मणिपुर की हो, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 2024 का चुनावी मैदान बना दिया। विपक्ष जितना हमलावर है, मैं उतना कामयाब हूंगा। 2028 में विपक्ष फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए। INDIA पुरानी नाकाम मशीन पर एक नया पेंट। कांग्रेस ने बचने के लिए एनडीए में 2 आई लगा दिए। आई मतलब मैं, ये उनका जिक्र था। वो कहते हैं मैं मतलब अहम होता है।
कांग्रेस का भारत को बांटने का इतिहास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा चुनावी अटैक वो मणिपुर पर बहुत कम बोले, जैसे कि कांग्रेस का आरोप भी था कि वो 1 घंटा 40 मिनट तक अपना ही बोलते रहे, क्योंकि आपने पिच दे दी उनको इस तरीके की। मणिपुर पर फोकस डिबेट नहीं थी वो। विपक्ष ने, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, फील्डिंग सजाई, सरकार ने छक्के लगाए, विपक्ष नो बॉल करता रहा, हमने शतक बना दिया। विपक्ष के लिए देश से ऊपर दल है, विपक्ष सत्ता का भूखा है, हमने घोटालों रहित सरकार दी, अब ये उनका दावा है। कांग्रेस ने बैंकों को मृत घोषित किया, हमने बैंकों को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मुक्त किया। कांग्रेस को कश्मीरियों पर नहीं पाकिस्तान पर भरोसा है, तो कश्मीर तक ले गए। पहले आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पूरा देश, फिर वो मणिपुर पे आते हैं, पूरा देश अच्छा, अब तक ऑपोजिशन वॉकआउट कर चुका था, उनका सब्र का बांध टूट चुका था, कब तक बैठ के सुनते हैं। पूरा देश, प्रधानमंत्री कहते हैं, मणिपुर के साथ है। मणिपुर में फिर शांति का सूरज उगेगा, मणिपुर विकास की राह पर तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, यही अमित शाह जो है, आप जानते हैं, उन्होंने कल भाषण दिया था, उनका भी करीब 2-1 घंटे लंबा भाषण था। मणिपुर पर वो बोले, तो सिर्फ मणिपुर वाला पोर्शन आपको बताएं, तो उन्होंने भी अपनी एक पिच बड़ी रखी। उन्होंने भी तमाम बार जो है, उन्होंने जो बात अपनी बोली वो कई अलग अलग मुद्दों पे बोली, लेकिन मणिपुर पर वो कहते हैं कि राजनीति करना शर्मनाक है, चर्चा के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने सुबह 6 बजे ही मुझे फोन कर दिया, मणिपुर में शांति के लिए वार्ता जारी है। ये तो हो गए प्रधानमंत्री और अमित शाह। अब क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैदान मिला और वक्त ज्यादा मिला, तो विपक्ष की फील्डिंग से अलग हटके अलग मुद्दों पर भी बात की। वहां उतरी निर्मला सीतारमण, उन्होंने बोला ये मिलेगा बनाम मिल गया है। आप देखिए, वो इकोनॉमिक इश्यूज पे, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर लेकर के गई, मणिपुर तक सीमित नहीं रहे। यूपीए में जनता को सुविधाएं मिलनी थी, लेकिन एनडीए में जनता को सुविधाएं मिल गई, ये दावा है उनका। कोविड के बाद भारत में सबसे तेज सुधार हुआ है, रायता साफ कर रहे हैं यूपीए दौर की बैंकिंग गड़बड़ियों की सफाई का, यानी कि बैंकिंग तक जोड़ के गई। महिलाओं का उत्पीड़न कहीं भी गंभीर मुद्दा है, कोई राजनीति नहीं की गई है। याद कीजिए, विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई थी, यानी कि वो साउथ के एंगल को भी ले आई, डीएमके को अटैक कर रही हैं। डीएमके विधायकों ने जयललिता के साथ बदसलूकी की, प्रधानमंत्री ने सेंगोल को उसकी सही जगह दिलाई, विपक्ष ने सेंगोल को भी एक मुद्दा बना दिया। यानी कि क्योंकि मैदान मिला हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहना है, तो वो साउथ का भी मुद्दा ले आए, उसको भी जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, अपने मैदान का उपयोग। आईएनडीआईए गठबंधन में आपस में ही लड़ाई हो गई है। आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक से कर्नाटक के मंत्री प्रभावित नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर जो एनडीए ने किया या जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, उन्होंने ये तरीका साफ है और स्पष्ट है कि उन्होंने, क्योंकि फोकस सिर्फ मणिपुर पर नहीं था अविश्वास प्रस्ताव में, विपक्ष चाहती थी ऐसा, लेकिन अपने समय का उपयोग और चीजों के लिए किया। अब इस पर आप बहस कर सकते हैं कि ये जो राजनीति हो रही है और वार पलटवार, छक्का चौका उड़ा दिया और 100 रन पूरे कर दिए, ये सारी चीजें आप सोचिए कहां हो रही हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं एक ऐसे वक्त में जब मणिपुर की हिंसा के आज 100 दिन पूरे हो गए। तो ये जो भी राजनीति हुई, विपक्ष की राजनीति और सत्ता पक्ष की राजनीति, इससे मणिपुर को क्या लाभ मिला, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा जो आज शायद मणिपुर भी पूछे। लेकिन एक मैदान तैयार किया विपक्ष ने, और आप अपने आप से पूछिए, क्या उस पर ठीक से जवाब दे पाए सत्तारूढ़ दल? और यहां पर विपक्ष अपनी रणनीति में अपने आप को कहां पाता है? बाजीगर सही में रहे, हार के जीते, या हार के भी हार गए? ये सवाल हमने पूछा कुछ विशेषज्ञों से, राशिद किदवई से। आइए उनकी बात सुनिए। विशुद्ध रूप से राजनीतिक भाषण था। प्रधानमंत्री ने जो सदन के बाहर जो बातें कहते आ रहे हैं, और जो अभी उनका एक थीम चल रहा है कि वो कहते हैं क्विट करप्शन, क्विट मतलब परिवारवाद, और उसी थीम के ऊपर उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा,
और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। बात ये थी कि जो जब तक विपक्ष रहा सदन में और काफी समय रहा, तब तक उन्होंने मणिपुर की बात नहीं करी। तो उस तरह की बात आधी अधूरी रही। लेकिन ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो था कल अमित शाह के भी बयान से संतुष्ट नहीं था और प्रधानमंत्री ने उसे राजनीतिक रूप से प्रहार किया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो एक तरफ तो कांग्रेस और जो विपक्ष का जो इंडिया नाम का जो अलायंस बनाया गठबंधन, उसको नकार रहे थे। फिर पूरी उन्होंने ताकत लगा दी, पूरा समय उन्होंने उसी को एक तरीके से मतलब उसको जो है उसको उसके ध्वस्त करने में लगाया पूरी शक्ति। तो क्या कहीं प्रधानमंत्री को कुछ अंदेशा है, कुछ ऐसा खतरा है कि 26 पार्टियों का जो ये गठबंधन बना है, ये इंडिया नाम का, ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है 24 में? क्योंकि हम उसी चीज के बहुत मतलब शिद्दत से हम उसका विरोध करते हैं, जिससे हमें किसी तरह का खतरा या डर हो। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, बहुत उनमें आत्मविश्वास जो है कूट-कूट के भरा हुआ है और वो जीत को लेके आश्वस्त नज़र आते हैं। लेकिन मुझे जो एक समस्या लगती है एक नागरिक होने के नाते, कि वो विपक्ष की मतलब नीयत के ऊपर शक करते हैं। दरअसल जो भारत देश है और जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के ज़रिए उस भेद को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि वो जो भारत सरकार की आलोचना करे तो उसको वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे वो भारत देश की आलोचना कर रहा है, और उसको विपक्ष को वो एक तरीके का देशद्रोही या देश हित में देश के हित के खतरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ के ऊपर देखिए, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव है 28 बार आया, 20 बार से ज्यादा वो कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आया। तो क्या उस समय का विपक्ष का देश हित में काम नहीं कर रहा था? ये तो एक तरीका होता है लोकतंत्र में कि आप उसको घेरें, और वो अमूमन जो पूरे 27-28 बार में वो नकारा गया है, उसको उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो विपक्ष जो था गंभीर नहीं था या विपक्ष का राष्ट्रीय हित नहीं था। लोकतंत्र में विरोध करना भी राष्ट्रीय हित होता है। विपक्ष का वॉकआउट करना भी कोई अटपटी बात नहीं है। लोकसभा के मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, जो गंभीर मुद्दों के ऊपर जब भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा ने भी वॉकआउट किया। तो वॉकआउट करना जो है, वो जैसा मैं कह रहा हूँ संसदीय प्रणाली का एक तरीका होता है अपना विरोध प्रकट करने के लिए। प्रधानमंत्री को वो ये भी कर सकते थे कि वो अपने पहले 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में कुछ मणिपुर का जिक्र करते, लेकिन मणिपुर का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा उनका भाषण जो था वो राजनीति और राजनीति से प्रेरित था। ऐसा लग रहा था कि वो 24 की किसी चुनावी सभा में बोल रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि प्रधानमंत्री ने जिस शिद्दत से, जिस मजबूती से, जिस दृढ़ निश्चय के विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 400 से 40 पे आ गई, एक परिवार है, देश देख रहा है, ये तमाम बातें, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते रहे और देश को एक तरीके से वार्न कर रहे थे। जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हुई थी, तब से मैं ये बात मानता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके, जो पिछले महीने की 26 तारीख को उन्होंने मूव किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है 2024 का इलेक्शन का थीम लॉन्च करने को। क्योंकि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं तो उसके अंदर सभी तरह की बातें होती हैं। एक लाइन का जो मोशन होता है उसके अंदर प्रधानमंत्री कमाल के ओरेटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह के सामने से स्पीकर आने वाले थे या जिस तरह का पहले का हमारा अनुभव है, उसके मुताबिक ये क्लियर था। उन्होंने शुरू ही किया कि भगवान बहुत दयालु हैं और उन्होंने इस तरह का अवसर आपके माध्यम से हमें दिया है कि हम वो सारी बात कह पाएं जो अदरवाइज अन्यथा हमें उसका मौका नहीं मिलता। वहां से लेकर के उन्होंने जो ऑपोजिशन पे एक बड़ा अपना हमला चालू किया, और उनका अंदाज भी आज थोड़ा सा अंदाज में बदलाव था। वो कूल, ज्यादा मजाकिया, सीरियस वो चीजों को लेकर के जिस तरह से आ रहे थे, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, वो शब्द ऐसे हैं या भाषा ऐसी है या शैली ऐसी है जो लोगों तक, जो गांव में, शहर में, गली में, कुत्ते में, मोहल्ले में, चाय दुकान में, किसी ऑडिटोरियम में भी बैठे हो, तो उन तक वो संवाद सीधे जा रहा हो और वो उसको आत्मसात कर पाए। तो वो जो कह रहे हैं कि इसके पहले आप जिस तरह का बॉल कर रहे थे, नो बॉल आप फेंक रहे थे और हमारी तरफ से चौके छक्के लग रहे थे, तो इधर से आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 2 घंटे से ज्यादा समय तक बोला, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वो आज बिल्कुल, मतलब आप कहेंगे उन्हीं की भाषा में अगर कहें तो उन्होंने छक्के पे छक्के मारे। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, उस मोशन में क्या लिखा हुआ है कि हम ये सदन, प्रधानमंत्री, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें अपना अविश्वास प्रकट करती है। आपने ऐसा जब मोशन मूव किया
3 दिन तक ये बहस चली। अब जितने संसद सदस्य जिसके होंगे, उसके अनुसार उनकी संख्या के हिसाब से समय मिलता है। तो निश्चित रूप से जिसकी संख्या कम होगी उसको समय कम मिलेगा, जिसको ज्यादा संख्या होगी उसको ज्यादा समय मिलेगा। कि कांग्रेस पार्टी के जो मतलब लीडर ऑफ द हाउस है अधीर रंजन चौधरी को उनकी पार्टी ने समय नहीं दिया था, तो वो समय भी इधर के कोटे से और स्पीकर साहब ने वो समय दिया। अब अगर आप अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आप बीच में उठ करके चले जाएंगे, प्रधानमंत्री के कंक्लूडिंग भाषण के लिए कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं होती है, वो भी जानते हैं, क्योंकि इतने समय तक वो लोग सत्ता में रहे हैं। तो आप जब इतना बड़ा मौका देंगे और सामने वाला आप जानते हैं कि ऐसे मौके पे चौका मारता है, अब उस मौके को, और मणिपुर लास्ट में ही आना था, आप उनके यहाँ से भी देखिए तो बहुत सारे जो स्पीकर हैं सिवाय तरुण गौरव गोगोई को छोड़ करके उनके बीच में उनके भाषण के दरमियान मणिपुर कहाँ आया और वो कहाँ कहाँ घूम करके आए। तो ये राहुल गांधी भी कहाँ से शुरू किया कि हमारा पिछला जो था वो अडानी इशू पे बोला, उसके बाद वो चले गए अपनी यात्रा पे और उसके बाद वो मणिपुर पे आए। तो कौन कब लेकर के आता है, क्या वो इस विषय पे बोले कि नहीं, क्या विस्तार से बोले कि नहीं, इशू ये है। ये मतलब ये भी एक अनोखा दृश्य था कि जो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए वो स्वयं ही वॉकआउट कर गए, बिना वोटिंग के अविश्वास का प्रस्ताव वो पास हुआ, वॉइस वोट से पास हुआ। तो जैसे कि आपने यहाँ पर सुना दोनों तरफ की बातें, राशिद किदवई साहब अपना पक्ष रख रहे थे, संजय सिंह जी को जो लगता है वो उन्होंने बोला, दोनों अपनी बात रख रहे हैं। संजय सिंह साहब का ये मानना है कि आपको पता होना चाहिए था कि आपने ये बाजी चली, लेकिन आप एक खुला मैदान दे रहे हैं, तो वो खुला मैदान देख करके बीजेपी जो है वो क्यों नहीं दौड़ेगी, जबकि उनका एक लंबा इतिहास रहा। आप इसमें कहाँ पाते हैं, आपका विश्लेषण खुद का क्या है, आप अपना मत बनाइए। हमने सारे पक्ष रख दिए आपके सामने, सारे लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं वो बातें रख दी सामने। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली लोकसभा के गठन के बाद से अब तक की अगर हम बात करें तो अभी तक की सभी सरकारों के खिलाफ कुल मिलाकर 28 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखे गए। सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर बाकी सभी 27 अविश्वास प्रस्तावों पर सत्तारूढ़ सरकार की ही जीत हुई है। एकमात्र अविश्वास प्रस्ताव था, ये 1979 में आया था, जिसमें मतदान शुरू होने से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। एक नजर डालते हैं अविश्वास प्रस्तावों से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर। आइए एक एक करके स्क्रीन पर आपको दिखाएं। अगर बात करें अभी तक सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री को झेलने पड़े हैं, तो वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें अपने 15 साल और 350 दिन में, 15 साल जैसे कि आप यहां देख सकते हैं और 350 दिन ये उनका कार्यकाल था, और 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने झेले। पहली लोकसभा के गठन के बाद देश में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 साल और 72 दिन राज किया। एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उनके साथ। जवाहरलाल नेहरू वैसे कुल 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हम पहली लोकसभा के गठन के बाद की बात ही कर रहे हैं। पहली लोकसभा का गठन देश में पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को हुआ। उनके बाद प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन वो सिर्फ 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो 13 दिन में तो क्या ही झेलते, क्या नो ट्रस्ट वोट। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार 1 साल और 216 दिन चली, और इसी बीच उनको 3 बार अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 2 साल 126 दिन सत्ता में रहे, और इस दौरान उनकी सरकार के सामने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, 1979 में दूसरे अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में बहस पूरी ही नहीं हो पाई। मोरारजी देसाई ने इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन अकेली सरकार है जो अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने के बाद गिरी। हालांकि इस्तीफे की वजह से मतदान नहीं हो पाया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 170 दिन सत्ता में थे। फिर इंदिरा गांधी बनी। उनकी बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी
5 साल और 32 दिन के कार्यकाल में एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए, जीत गए। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो 1 साल से थोड़ा सा कम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं झेला। चंद्रशेखर 223 दिन के लिए आए, उन्होंने भी कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं झेला। लेकिन उसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 4 साल और 330 दिन प्रधानमंत्री रहे। 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया उनके खिलाफ, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, और इन सब में वो जीत गए। अच्छा, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक ही कार्यकाल वो पूरी तरह निभा पाए। अपने पहले कार्यकाल में वाजपेयी सरकार जो गिरी, वो विश्वास प्रस्ताव पर गिरी, वो भी महज 1 वोट से। 17 अप्रैल 1999, आपको याद होगा, जयललिता की AIADMK ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी थी। वाजपेयी का तब का एक भाषण कई लोगों को अभी भी याद होगा, वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तमाम लोग सुनते भी हैं। उनके कुल 6 साल 80 दिन के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के पहले 16 दिन के दौर में और उसके बाद HD देवगौड़ा 324 दिन और इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल 332 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। HD देवगौड़ा की सरकार भी विश्वास प्रस्ताव पर गिरी। देखिए, इसमें एक फर्क होता है। अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाता है, विश्वास प्रस्ताव सरकार लाती है कि हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, हार गए। 11 अप्रैल सन 97 को उनकी सरकार को 158 के मुकाबले महज 292 वोट ही मिल पाए। इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में लौटे। वाजपेयी के कार्यकाल के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। अपने कुल 10 साल और 4 दिन के कार्यकाल में उन्हें एक भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। अब आप सोचेंगे 2008 में फिर क्या हुआ था? 2008 में, जिसमें वो न्यूक्लियर डील को लेकर के बड़ा बवाल मचा था, और सरकार ने उस समय अपना संख्या बल भी जुटाया, तो वो ट्रस्ट वोट था, नो ट्रस्ट वोट नहीं था। ट्रस्ट वोट सरकार लाती है और फिर वो जीत गए। अच्छा, अब आते हैं मौजूदा सरकार। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। 26 मई 2014 से अब तक उनके खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और दोनों में उनकी सरकार को जीत हासिल हुई है। एक तो आज आपने देखी ली, एक 2018 में आई। प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावों की तुलना करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि प्रति वर्ष किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा 1.89 अविश्वास प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ पेश किए। 1.59 साल में 3, औसत 1.89 अविश्वास प्रस्ताव प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी सरकार, जब उन्होंने बनाई, उनके खिलाफ प्रति वर्ष 1 से कम अविश्वास प्रस्ताव आए, यानी कि 0.95। मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 0.85, राजीव गांधी सरकार के खिलाफ 0.2, नरसिम्हा राव के खिलाफ 0.61, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 0.16, यानी कि बहुत ही कम। सबसे ज्यादा लाल बहादुर शास्त्री ने झेला। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं, तो 0 हो गया। जो रखा गया वो अविश्वास प्रस्ताव जिस पर उनकी सरकार जीत गई, माफ कीजिएगा, ट्रस्ट वोट। हम उन सरकारों की भी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत ही कम समय रहीं और जिनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो, देवगौड़ा की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो। ये सबका जो कार्यकाल था वो तो हमने आपको दिखाई। अगर समय देखा जाए कि समय कितनी देर बहस हुई अविश्वास प्रस्ताव पर अलग अलग सरकारों में आजादी से, यह भी बड़ा रोचक आंकड़ा है। तो आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आए थे उसमें 21.55 घंटे बहस हुई।
लाल बहादुर शास्त्री, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव हुए, उसमें चर्चा दरअसल कम हुई। 51.2 घंटे ही चर्चा हुई, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा थे उनके खिलाफ। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री से कम घंटे, आप ये समझिए कि कम अविश्वास प्रस्ताव आए थे, उनके घंटे देखिए चर्चा कितनी लंबी चली। करीब करीब 160 घंटे उनके कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती रही, बातचीत चलती रही। फिर आए मोरारजी देसाई, उनके कार्यकाल में 19.53 घंटे चर्चा हुई। राजीव गांधी 13 घंटा, पीवी नरसिम्हा राव करीब 55 घंटे, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 21 घंटे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 9 साल में, जैसे कि आप देख सकते हैं, 30 घंटे चर्चा हुई है। 12 घंटे पहले हुई थी और अभी इस बार अगर आप सब जोड़ लें, अभी टैबुलेट हो रहा है, थोड़ा समय लगता है, तो करीब करीब 18 घंटे चर्चा इस बार हुई। दोनों मिला लीजिए तो 30 घंटे की चर्चा हो गई। तो ये आंकड़े बड़े रोचक हैं, जो कि आपको सब पूरा पर्सपेक्टिव रखते हैं, पूरी चीज बताते हैं आपको बारीकी से कि यहां पर कितनी चर्चा हुई। लेकिन एक जो मुख्य मुद्दा है जिससे हमने शुरुआत की थी, हम उसी पर वापस लौट रहे हैं। और वो मुख्य मुद्दा ये है कि अगर विपक्ष का मकसद हार के और फिर जीतना है, और वो बाजीगर कहलाना चाहते थे, तो क्या वो सही में बाजीगर हुए, या फिर उन्होंने सत्ता पक्ष को एक खुला मंच दे दिया चुनावी प्रचार और प्रसार करने, 2024 से पहले, सिंहासन 24 से पहले अपना चुनावी बिगुल बजाने। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये सब हो रहा है, मणिपुर के नाम पर हो रहा है, तो मणिपुर की जनता को इससे कितनी राहत मिली। एक बात तो है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बना, देश में उसके बारे में चर्चा हो रही है, ये ठीक है, लेकिन लाभ क्या मिल रहा है मणिपुर को इससे? क्योंकि वहां पर हिंसा के भी आज 100 दिन पूरे हो गए। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना पीएम बीमा योजना और पीएम जन औषधि योजना में एक ही मोबाइल नंबर 99999 करके, आप ये समझिए कि बड़ा लंबा नंबर, ऐसे बहुत सारे लाभार्थी आ गए। इसी तरीके से फर्जी पंजीकरण और भी कई मुद्दों में हुआ है। सरकार के एक बड़े ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ यही ही नहीं, और भी कई, जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें और भी कई जगह बहुत सारे घपले हुए हैं। प्रियांशी शर्मा आपको बता रही हैं कि ये घपले क्या हैं। बहुत गंभीर गड़बड़ या लैप्सेस सामने आए हैं प्रधानमंत्री के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में एक कैग रिपोर्ट के द्वारा, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में। अब ये लैप्सेस सामने आए हैं जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में ये कहती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉड्स और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए और उनको डिटेक्ट करने के लिए। अब एक कैग रिपोर्ट क्या कहती है? कैग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, यानी जो प्रधानमंत्री की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अब ये स्कीम विश्व की सबसे बड़ी सरकारी फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है। तो क्या लैप्सेस हैं इसमें? सबसे पहले कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि लाखों लोग इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, वो भी सेम मोबाइल नंबर्स के साथ। अब आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि रिपोर्ट कहती है कि करीब 9.8 लाख बेनिफिशियरीज इस स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स के अगेंस्ट। तो सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स पर करीब 9 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। वो ये भी कहते हैं कि करीब 7.5 लाख बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड हैं सिर्फ एक नंबर के अंडर, जो कि है 10 बार 9। इस नंबर के अंदर जो इनवैलिड ये नंबर्स हैं, उन नंबर्स पर लाखों लोग रजिस्टर्ड हैं। ये भी कहता है कि करीब 1.3 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं एक अलग नंबर पर, जो कि है 10 बार 8। यही नहीं,
96,046 बेनिफिशियरीज एक और नंबर के अंडर रजिस्टर्ड हैं, और ये नंबर है 1 बार 9 और 9 बार 0। तो इन नंबर्स के, इन इनवैलिड और गलत नंबर्स के अंडर लाखों लोग रजिस्टर्ड हैं इस इंश्योरेंस स्कीम में। यही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि करीब 4,760 बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड हैं सिर्फ 7 आधार कार्ड नंबर्स के अगेंस्ट। ये डेटा एनालाइज कैग ने किया है नवंबर 2022 तक। तो ये बहुत ही शॉकिंग गड़बड़ी या लैप्सेस हैं जो इस स्कीम में बाहर आ रहे हैं, और ये स्कीम करीब 24 करोड़ यानी 24 करोड़ बेनिफिशियरीज का नाम रखती है अभी गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से। तो इतनी बड़ी स्कीम में इतनी बड़ी गड़बड़ है, और हमारा और आपका जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इन गड़बड़ियों का पैसा दे रहा है। रिपोर्ट ये कहती है कि इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, यानी जो गलत इनवैलिड बेनिफिशियरीज हैं इस स्कीम में, वो अभी भी बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं कम से कम 6 स्टेट्स में, और करोड़ों रुपए इन इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज पे स्पेंड किया जा रहा है। अभी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज का पर हो रहा है तमिलनाडु में। 22.4 करोड़ रुपीस इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज पर स्पेंड किए जा रहे हैं तमिलनाडु में। उसके बाद है कर्नाटका, जहां करीब 4 करोड़ रुपए इन पर स्पेंड किए जा रहे हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, जहां करीब 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज पर। और भी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, जहां ऐसा खर्चा हो रहा है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था या डेड घोषित कर दिया था डेटाबेस में, पर तब भी उनके नाम पर बेनिफिट स्कीम पर अवेल किए जा रहे हैं और उनके नाम पर खर्चा अभी भी हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 88,700 लोग, पेशेंट्स जो थे, वो ट्रीटमेंट के दौरान मर गए थे इस स्कीम के अंडर, जो लोग रजिस्टर्ड थे। पर उनके नाम पर करीब 2 लाख क्लेम्स उनके मरने के बाद भी दिखाए गए, और उन 2 लाख क्लेम्स पर पेमेंट भी की गई, ये दिखाते हुए कि इन लोगों की फ्रेश ट्रीटमेंट हुई है। पर ये लोग पहले ही मर चुके थे, पर इनके नाम पर फ्रेश ट्रीटमेंट दिखाई गई और करीब 2 लाख क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम लिए गए। अब ये रिपोर्ट आखिर में ये भी कहती है कि डिले 404 दिनों का डिले होता है। अलग अलग राज्यों में, करीब 9 राज्यों में 404 दिन का डिले हो रहा है इंश्योरेंस केसेस को रिजेक्ट करने के लिए। और रिपोर्ट कहती है कि ऐसा डिले नॉन कंप्लायंस है इस स्कीम के गाइडलाइंस का, यानी स्कीम की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है। और वो ये भी दिखाता है कि जो स्कीम के बेनिफिट्स हैं उनके लिए या तो लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है या तो उनको अंत में मिलते ही नहीं है। साथ ही ये इतने लैप्सेस जिनमें लाखों लोग रजिस्टर्ड हैं पर बेनिफिट्स उन तक नहीं पहुंच रहे होंगे, क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड हैं सेम मोबाइल नंबर्स पर। सांप्रदायिक तनाव झेल करके उभर रहे नूह में बुलडोजर एक्शन बंद है, लेकिन उससे पहले हरियाणा प्रशासन ने नूह जिले में 1208 बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया। ये सारी बिल्डिंगें मुसलमानों की थीं। बुलडोजर गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का था। उसमें से कुछ मकान ऐसे थे जो कि सरकारी पैसे से ही बने थे। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये लोग गरीब होने का सरकारी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। नूह के नगीना में हिंसा के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तकरीबन 1 दर्जन परिवारों के घर ढहा दिए गए। प्रशासन ने तेजी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इंदिरा आवास योजना व प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत 2012-13 में बनाए गए 2 मकान भी तोड़ दिए। अब इन परिवारों के बच्चे खुले आसमान के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ये मेरा मकान सरपंच ने बनवाया था, किसान सरपंच ने, पंचायत के थ्रू, और अब सरकार की तरफ से टूट गए। भाई अब गरीब आदमी है हम, अब कहाँ जाए जब हम पे जगह ही ना है। इन घरों की दीवारों पर साफ लिखा है कि ये घर हरियाणा सरकार की प्रियदर्शनी योजना के तहत बनाए गए हैं। फिर भी प्रशासन से इतनी बड़ी चूक हो गई कि अपना ही बनाया घर अवैध बताकर ढहा दिया। मेरे परिवार में जी 5-6 मकान तोड़े गए हैं, मेरा और मेरे भाई का मिलके। मेरे बच्चों का मैं मौत हुआ था उस टाइम, मेरे को सूचना नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी मेरे को। और जो मेरा जब जिस टाइम मैं घर पे आया उस टाइम मेरे को जो बुलडोजर चलता मिला थी। इस पूरी लापरवाही पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है।
उसकी तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जिनके मकान सरकारी जमीन पर बने थे, सिर्फ उन अवैध मकानों को ढाया गया है। पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार से आवंटित मकान कैसे अवैध हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की सख्ती के बाद हरियाणा की पंचायतें मुसलमान व्यापारियों के बायकॉट के फरमानों पर यू टर्न लेने लगी। प्रशासन फरमान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बता रहा। मामला झज्जर जिले के गांव कबलाना और मुंडाखेड़ा का है। दोनों पंचायतों ने वीडियो जारी कर फरमान वापस लिए जाने की बात कही। ग्राम पंचायत कबलाना सर्वधर्म व सर्व समाज का सम्मान करती है। वह ग्राम के सभी धर्मों व जातियों के आने जाने वालों का स्वागत करती है। पिछले लेटर में जो चोरी की घटनाओं को देखते हुए फेरी वालों की वेरिफिकेशन व गाँव में रह रहे किराएदारों की वेरिफिकेशन संबंध में था, जिसका किसी धर्म विशेष व क्षेत्र से कोई संबंध न समझा जाए। दरअसल कल बायकॉट के इन फरमानों का संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश देकर इन नोटिसों को वापस दिलवाने की बात कही थी। अब इसी मामले में देख लीजिए, सरकार ने चाहा तो मुसलमानों के बायकॉट के फरमान पंचायतों ने 24 घंटे के अंदर वापस ले लिए। तो फिर उसी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस दिखाने के चक्कर में कि हम हरकत में हैं, उन्होंने अपने ही आवंटित घर कैसे गिरा दिए। और वो घर भी गिराए उन गरीब परिवारों के जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है। तभी तो सरकार ने उनको घर दिए थे। जवाबदेही किसकी? सब शांत है। नूह में सहयोगी कासिम और दिल्ली में सचिन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।